स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। राजीव गांधी असैसिनेशन केस भारत के पॉलिटिकल इतिहास का एक काला दिन, एक वो काला अध्याय जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसे इंडियाज़ मोस्ट सेंसेशनल पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है। इस पॉलिटिकल मर्डर को अंजाम दिया था, मास्टरिंग इसकी की थी LTTE ने। जो आदेश था वो LTTE के द्वारा दिया गया, लेकिन इसे अंजाम दिया गया किसके द्वारा? LTTE के एक वन आइड ऑपरेटिव के द्वारा। एक ऐसा ऑपरेटिव, एक ऐसा आतंकी LTTE का जिसकी एक आंख थी। नाम था सिवरसन। सिवरसन जिसे वन आइड जैक भी कहा जाता था। इतना मिस्टीरियस, इतना शातिर ये शख्स था, जिसे कहा जाता था कि वो खुद में एक मिस्ट्री है। इतना शातिर है, इतना रूथलेस है कि वो कुछ भी कर सकता है। कौन था आखिर सिवरसन और क्या उसकी पूरी हिस्ट्री थी, क्या उसकी स्टोरी रही थी, आज आपको बताने वाले हैं। कैसे उसे पकड़ा गया था आपको बता दें। कई सारे सवाल सिवरसन के साथ जुड़े हैं कि कैसे जब पूरे नेशन में, भारत में उसका हंट हो रहा था, उसके लिए छानबीन कर रही थी तमाम सारी एजेंसीज, तब भी वो अपने अलग अलग ठिकानों पर चेन्नई में ही छुपा रहा और बचता रहा। किस तरह से उसने इस चीज़ को किया था ये आपको बताएंगे। कैसे उसने अपने 11 हमशक्लों को, LTTE के काडर में से 11 हमशक्लों को अलग अलग धर्मों में डिवाइड करके चेन्नई में और देश भर में, इधर उधर तमिलनाडु में फैला दिया था, और उसके बाद कैसे उसने इस चीज़ को करके एजेंसीज को चकमा दिया। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि सिवरसन की असल जो ज़िंदगी थी, वो शुरुआत उसकी कैसे हुई, LTTE से उसका संपर्क कैसे हुआ, उसने प्लान कैसे किया राजीव गांधी जी के असैसिनेशन को, उनकी हत्या को, क्या उसका बाद में अंजाम हुआ, किस तरह से उसे खुद, जब वो कैद हो चुका था यहाँ पे, हमारी एजेंसीज उस तक पहुँच चुकी थी, तो क्यों आखिर उसने 36 घंटे तक अपनी मौत का इंतज़ार किया। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और साथ में ये भी पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी हिंट थी जो सिवरसन के एक सीक्रेट हाइडआउट की किचन के अंदर, एक सीक्रेट होल में कुछ चीज़ें रखी थी, वहाँ से मिली थी एजेंसी को, जिसके बाद सिवरसन का चैप्टर क्लोज हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट केस आपके लिए होने वाला है, भारत के इतिहास के लिहाज से भी इसे ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इस तरह के कई सारे केसेस, स्टोरीज़ जो हैं हम आपके लाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहाँ पे आप मैसेज करके बता सकते हैं आपको जो भी नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या फिर जो आपकी रिक्वेस्ट है, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको भी सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं, वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 1984 से। ये वो दिन था जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उनके आवास के बाहर ही, प्रधानमंत्री आवास के बाहर, उनके बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दिया, उनका असैसिनेशन कर दिया था। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं राजीव गांधी, उनके बेटे। राजीव गांधी 1984 से लेकर 89 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अब जब ये टेन्योर राजीव गांधी जी का चला, तो इस समय पर देश में काफ़ी सारे अलग अलग मुद्दे थे। मंदिर मस्जिद विवाद जो था वो भी इस समय पर चल रहा था, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद। इसके अलावा जो हाईजैकिंग्स थी, काफ़ी सारे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट या ISI से इन्फ्लुएंस हुए जो लोग थे, जो टेररिस्ट थे, वो सब हाईजैकिंग कर रहे थे इंडियन एयरलाइंस के विमान की, ये सब भी चीज़ें चल रही थी। इनके अलावा 84 में क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो जो पंजाब के अंदर टेंशन का माहौल था, जो एक तनावपूर्ण माहौल था, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है देश में। लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनमें से एक श्रीलंका में भी काफ़ी तनावपूर्ण जो स्थिति थी वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी। हुआ क्या कि श्रीलंका के अंदर एक विद्रोह चल रहा था जो बहुत ही ज़्यादा हिंसक होता जा रहा था। श्रीलंका में दरअसल मकसद था कुछ लोगों का, जिनका कहना था कि हम श्रीलंका के अंदर नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो प्रोविंसेस हैं, उनको एक अलग तमिल ईलम स्टेट बनाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे एक अलग ही हमें तमिल लोगों के लिए स्टेट चाहिए। तो ये इनका मकसद था और इसी के तहत ये जो विद्रोह था वो हिंसक होता गया। अब जब हिंसक विद्रोह हुआ तो काफ़ी सारे जो संगठन थे वो भी बनना शुरू हुए श्रीलंका के अंदर, और इन्हीं संगठनों में पहले कुछ छोटे छोटे संगठन बने, लेकिन 1976 में वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन ने, एक शख्स ने LTTE को बनाया। LTTE यहाँ पे बनाया जाता है एक ऐसा आतंकी संगठन, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने बहुत सारे, तमाम सारे जो हिंसक विद्रोह थे वो श्रीलंका में किए। भारत में भी आगे जाके क्या उसने किया आपको ये पता चलेगा। तो LTTE को यहाँ पे बनाया गया और उसके बाद LTTE के जो काडर था, जो ऑपरेटिव्स थे, उन्होंने यहाँ पे हिंसक विद्रोह श्रीलंका में शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें देखते हुए 29 जुलाई 1987 का वो दिन था जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट JR जयवर्धने और राजीव गांधी जी के बीच में, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बीच में एक अकॉर्ड पर साइन किया जाता है। एक ऐसा अकॉर्ड था, एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें भारत हेल्प दे रहा था श्रीलंका को। दरअसल क्या होता कि भारत इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी जो फोर्सेस हैं उनको, हम अपनी इंडिया की पीस कीपिंग फोर्सेस को, IPKF जिनको कहा जाता है, इनको श्रीलंका भेजते और वहाँ पे जाके वो वहाँ की जो स्थिति है उसको हैंडल करते हैं।
तो खैर ये जो साइन था हुआ इस एग्रीमेंट के ऊपर। इस एग्रीमेंट के साइन होते ही देखा गया कि जितने भी ये जो संगठन थे जो विद्रोह करते थे तमिल इलम स्टेट के लिए, एलटीटी जिसमें सबसे अव्वल दर्जे पर था, ये नाखुश हो गए। ये पूरी तरह से नापसंद कर रहे थे इस चीज़ को। खासकर राजीव गांधी उनके लिए एक तरह से दुश्मन की तरह वो राजीव गांधी जी को देखने लगे थे। ये सारी चीज़ें शुरू हुई यहाँ से। आईपीकेएफ जो है भारत की जो फोर्सेस थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, वो पहुँच जाती हैं श्रीलंका। बताते हैं 1987 से 1990 तक वो वहाँ पर रहीं। और इस बीच में जब ये यहाँ पे अपना काम शुरू कर रही थी तो 7 अक्टूबर 1987 का दिन था जब प्रभाकरण की एलटीटी ने आईपीकेएफ के खिलाफ, भारत की फोर्सेस के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। वॉयलेंट जो क्लैशेस थे वो यहाँ से देखे जाने लगे। लगातार ये लोग अंधाधुंध गोलीबारी होती थी, बम विस्फोट करते थे, सुसाइड बॉम्बर्स भी यहाँ से एलटीटी अपने भेज देता था। तो काफ़ी सारी जो क्षति थी वो हमारी इंडियन फोर्सेस को ही पहुँची, एलटीटी को ही पहुँची, उसके काडर को। और इसकी वजह से प्रभाकरण ने राजीव गांधी जी को अपना दुश्मन मान लिया था। उसका कहना था कि यहाँ पे इंडिया जो है वो हमारे इस पूरे मैटर में सामने आया है और इसकी वजह से, और राजीव गांधी अकेले ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से हमारे इतने सारे लोग मारे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। खैर मार्च 1990 में 1990 ये मार्च का महीना आ चुका था। करीबन 3 साल तक हमारी आईपीकेएफ की जो फोर्सेस थी वो वहाँ पे रहती हैं श्रीलंका में, माहौल को ठीक ठाक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से बुला लिया जाता है वापस हमारी सारी फोर्सेस को मार्च 1990 में। क्यों? क्योंकि माहौल जो था वो उतना ज़्यादा ठीक हो नहीं पा रहा था। तो आईपीकेएफ भारत वापस आते हैं, लेकिन इसके बाद प्रभाकरण जो था एलटीटी का चीफ, उसने राजीव गांधी जी को, इंडियन आर्मी को अपना दुश्मन मान लिया था। और इसके बाद उसका सीधा कहना था कि जिसने इस अकॉर्ड को साइन किया है उसको हमें टारगेट करना है। अब ये साल 1990 था। राजीव गांधी इस समय पर लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा के अंदर, एलटीटी के निशाने पर थे। लगातार कई बार देखा भी गया कि एलटीटी ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबरें आती थीं कि राजीव गांधी जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है उनको टारगेट करने के लिए। अगला साल जो था 1991 का, ये जनरल इलेक्शंस का दौर था। ये साल भी जनरल इलेक्शन का था, जनरल इलेक्शन होने वाले थे, तो नज़दीक आ चुके थे इलेक्शंस। राजीव गांधी लगातार अपनी कैंपेनिंग जो थी उसमें लगे हुए थे। अच्छा, कांग्रेस ने इस दौरान अपना एक मैनिफेस्टो अब रिलीज़ किया, क्योंकि जब भी इलेक्शन आते हैं आप सभी जानते हैं कि मैनिफेस्टो अलग अलग पार्टीज अपना रिलीज़ करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अपना एक मैनिफेस्टो रिलीज़ किया इस समय, और उस मैनिफेस्टो में एक चीज़ लिखी हुई थी जिसकी वजह से एक बार फिर से एलटीटी का, जो कि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था, राजीव गांधी को अपना दुश्मन मानते ही थे, अचानक से उनकी नज़र एक बार फिर उन्हीं पर पड़ जाती है। इस मैनिफेस्टो में लिखा ये था और क्लियर वार्निंग दी गई थी एक तरह से एलटीटी को कि कांग्रेस जो है इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड जो है, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड को अपहोल्ड करेगी अगर दोबारा से सत्ता में आती है। तो एक बार फिर से हमारी आईपीकेएफ जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनको श्रीलंका भेजा जाएगा। अब ये जो समस्या थी ये प्रभाकरण के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई, और उसने सोचा कि अगर 1991 में एक बार फिर से, जो कि जीतने के चांसेस हैं कांग्रेस के, एक बार फिर अगर भारत में सत्ता में कांग्रेस आती है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, एक बार फिर ये आईपीकेएफ को यहाँ पे भेजेंगे और हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है तमिल इलम स्टेट बनाने का, उसको हार्म होगा। इसी के तहत राजीव गांधी को मारने का जो प्लान था उस पर मोहर लगा दी जाती है प्रभाकरण के द्वारा, एलटीटी के चीफ के द्वारा। और प्रभाकरण ने अपने आप एलटीटी के चीफ पोट्टू अमन जिसका नाम था, उसे एक जिम्मेदारी दी और एक बहुत बड़ा मिशन दिया, और ये बताया जाता है कि एलटीटी के अंदर इस मिशन को ऑपरेशन वेडिंग कहा जाता था। ये ऑपरेशन वेडिंग दरअसल प्लान था राजीव गांधी जी की हत्या का। तो एलटीटी अब राजीव गांधी जी की हत्या का जो मिशन था उसको बना चुकी थी, लेकिन आपको अब ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि आखिर उनकी हत्या की जो प्लानिंग थी वो किसने की थी, उसको अंजाम किसने दिया था। और इस शख्स के बारे में जानने के लिए, उसके इतिहास को, उसकी हिस्ट्री को जानने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये शख्स था चंद्रशेखरम पिल्लई पकियाचंद्रन उर्फ सिवारासन। सिवारासन जिसका 1958 में 1958 में जन्म हुआ श्रीलंका के जाफना सिटी से 32 किलोमीटर दूर उदुपिदी में। इस जगह पे उसका जन्म होता है। उसके पिता जो थे उन्होंने बचपन से ही उसके अंदर जो तमिल नेशनलिज्म है, उसके भावनाएं जो थी उसको डाला गया था, कूट कूट कर उन्होंने उसके अंदर वो डाली थी। लेकिन 1977 का वो साल आता है जब सिवारासन के पिता का देहांत हो जाता है, उनका निधन हो जाता है। अब निधन के बाद में, क्योंकि घर का सबसे बड़ा लड़का था, 4 भाई बहन थे, 3 भाई बहन थे, और बताया जाता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो उसी के ऊपर आ चुकी थी। तो अब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई जो थी उसको छोड़ा, उसके बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, छोटे छोटे जो काम थे वो सब करना शुरू कर दिया। लेकिन ये आप देखिए कि ये वही समय था 1977 का, जब इससे एक साल पहले ही 1976 में प्रभाकरण ने एलटीटी को बनाया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी नींव रखी थी। ये वो दौर था जब श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी विद्रोह था। तमिल इलम जो स्टेट के व्यूज़ थे
वो लगातार बढ़ रहे थे, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो कई सारी सामने देखने को मिल रही थी, जो अलग ही एक स्टेट बनाना चाहते थे तमिल लोगों के लिए नॉर्थर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस के। इसी दौरान सिवरसन का भी देखने को ये आया सामने कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ उसका गुस्सा लगातार बढ़ने लगा। वो जो तमिल इलम प्रो तमिल इलम व्यूज़ थे उनकी तरफ अपना ध्यान था, जो रुझान था उसको दिखाने लगा, और इसी के तहत कई बार वो अरेस्ट भी हुआ। कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ में वो संलिप्त पाया गया। शुरुआत उसकी हो चुकी थी। फाइनली 1983 में आते आते उसने तमिल इलम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन टेलो, जिसको कहा जाता था TELO, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और ये जो टेलो था ये खुद में भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। सिवरसन ने इसको ज्वाइन किया, लेकिन कुछ समय के बाद ये देखा गया कि वो LTTE को ज्वाइन कर लेता है। वो LTTE जो कि उस समय श्रीलंका की सबसे बड़ी एक तरह से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कही जाती थी, तमिल मिलिटेंट ग्रुप, सबसे बड़ा श्रीलंका का, जो तमिल इलम व्यूज़ को, स्टेट को सपोर्ट करता था। LTTE में सिवरसन जब जो उसने ज्वाइन किया उसके बाद वो तेज़ी से यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया। ये भी देखा गया एक दफ़ा कि जाफना फॉरेस्ट के पास में श्रीलंकन फोर्सेस के साथ जब ये लोग, इनकी एक झड़प हुई, लड़ाई हुई, तो गोलीबारी के दौरान उसकी बाईं आंख जो थी, लेफ्ट आई जो थी, उस पर गोली पड़ती है और सिवरसन की जो लेफ्ट आंख थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद उसके पास सिर्फ एक आंख बची थी, और जो उसके साथी थे LTTE में, जो उसका पूरा काडर था, उन्होंने उसको उट्टारी कन्नन बुलाना शुरू कर दिया। उट्टारी कन्नन का मतलब है वन आइड मैन। और आगे जाके एक हॉलीवुड फिल्म आई, पहले ही एक फिल्म आ चुकी थी, तो उसके बाद उसमें एक विलन या हीरो कुछ हुआ करता था, तो उसकी भी एक आंख थी, तो इसकी वजह से उसको वन आइड जैक बुलाना शुरू कर दिया गया। तो अब यहाँ से सिवरसन बन चुका था वन आइड जैक उट्टारी कन्नन। खैर 1990 अब ये साल आ चुका था। आप सब ये जानते हैं, जो अभी तक हमने कहानी में आपको राजीव गांधी के केस में बताया कि किस तरह से यहाँ पे LTTE ने राजीव गांधी जी को अपना दुश्मन मान लिया था। 1990 में सिवरसन के साथ में LTTE में क्या चल रहा था उसको समझिए। सिवरसन को 1990 में ही कैप्टन बनाया जाता है LTTE के अंदर। कैप्टन बनाए जाने के बाद में इस समय जो LTTE का इंटेलिजेंस चीफ था पोट्टू अम्मान, उसने सिवरसन को एक बड़ा मिशन दिया, पहले उसको टेस्ट करने के लिए। और ये मिशन था, उस समय पर एक और संगठन हुआ करता था जिसका नाम था EPRLF। ये एक प्रो इंडिया संगठन माना जाता था। इलम पीपल रिवॉल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट इसका नाम था। इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे कांतास्वामी पद्मनाभ उर्फ रंजन जन का नाम था। इनको मारने के लिए LTTE ने यहाँ पे काम दिया सिवरसन को। अब कांतास्वामी जो थे वो भारत में थे चेन्नई के अंदर। इसके लिए सिवरसन को श्रीलंका से चेन्नई आना पड़ा। चेन्नई आता है, और जिस तरह से इसके बाद उसने कांतास्वामी पद्मनाभ के ऊपर अटैक किया था, उनके साथ में घुल मिलकर ब्रॉड डेलाइट चेन्नई के अंदर, बताया जाता है अंधाधुंध फायरिंग की गई, ग्रेनेड को यूज़ किया गया। ये जो अटैक था सिवरसन ने इसको, इस पूरे मिशन को आपने सक्सेसफुली अंजाम दिया। रंजन के साथ में जो कांतास्वामी पद्मनाभ थे, उनके साथ में 13 और लोगों की यहाँ पे जाने गई थी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद सामने ये आया कि LTTE के इंटेलिजेंस चीफ पोट्टू अम्मान के सामने सिवरसन का जो कद था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद, इसी मिशन के बाद में उसके ऊपर जो भरोसा बढ़ा, तब उसको प्रभाकरन ने डायरेक्टली एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दी जो LTTE के लिए भी अब तक का सबसे बड़ा मिशन था, जो था राजीव गांधी जी की हत्या का प्लान। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपका अगर सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS बनना, भारत के उन सर्वोच्च पदों तक पहुँचना, तो यहाँ भारत का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है स्टडी IQ। आपकी इस तैयारी को हमेशा से मजबूत और आसान बनाता हुआ है और आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है इस तैयारी में। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, ये लेटेस्ट बैचेज हैं। क्लासेस जो हैं जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, वहाँ पर एक आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे अपना कोर्स परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ पर आपको जो प्राइस दिख रहा है, जो अभी भी आपको सामने स्क्रीन पर प्राइस दिख रहा है, इस पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये VJ लाइव कोड है ये लगाते हैं। आप ये कोड लगाइए, अपना कोर्स परचेज़ कीजिए। यकीन मानिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, आसान बनाएंगे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने इस एपिसोड में। तो दोस्तों, 33 साल की उम्र थी प्रभाकरन की इस समय। 1990 और 91 की ये बात है। राजीव गांधी जी के असैसिनेशन का अब ये जो प्लान था वो उसको बनाना था। ये जो प्लान था ये पूरी तरह से अलग होने वाला था कांतास्वामी पद्मनाभ का जो असैसिनेशन सिवरसन ने किया उससे, क्योंकि उस असैसिनेशन में इन लोगों ने गोली बारूद का यूज़ किया, आर्म्स का, फायर आर्म्स का यूज़ किया, ग्रेनेड्स का यूज़ किया था। यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी और इसमें रिटेलिएशन जो होगा तो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। यहाँ इनका जो प्लान था वो कुछ और ही होने वाला था, और ये जो उपज थी इस प्लान की वो सिवरसन के ही दिमाग की थी। इस बार उसका प्लान होने वाला था एक ह्यूमन बॉम्ब का, एक सुसाइड बॉम्बर का। अब ये सुसाइड बॉम्बर एक ऐसा मेथड था जो LTTE के लिए उस समय पर पुराना नहीं था।
पहले ये ऐसी चीज़ें कर चुके थे, लेकिन भारत में इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े किसी शख्स को, इतनी बड़ी पर्सनालिटी को अटैक करने का प्लान, वो भी सुसाइड बॉम्बर के तहत, ये पहली बार होने वाला था। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके लिए जितने ऑपरेटर्स थे सेवर हसन ने उनको सेलेक्ट करना शुरू किया। LTTE के कई सारे लोगों को इसमें से, जो खुद भारत के अंदर रहते थे, तमिलनाडु में रहते थे, चेन्नई में, इन सभी को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। इसमें नाम थे मुरुगन, रविचंद्रन, सांथन, नलिनी। इनके अलावा 2 मेन फीमेल ऑपरेटिव्स थी जो सुसाइड बॉम्बर का रोल प्ले करने वाली थी, और यहाँ पे सुसाइड बॉम्बर उनको बनाया जाने वाला था। पहली थी धनु, जो कि मेन सुसाइड बॉम्बर होती इस पूरे प्लान की, जो राजीव गांधी जी के पास तक जाती। और दूसरी थी शुभा जो थी वो एक बैकअप बॉम्बर थी कि अगर प्लान धनु का फेल होता है तो शुभा उसके बाद ऑपरेट आगे करेगी। ये सब सेवर हसन ने अपनी प्लानिंग की, और इसके बाद फाइनली श्रीलंका से तमिलनाडु आ जाता है सेवर हसन। तमिलनाडु आने के बाद में अब ये, क्योंकि पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना था तो इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत थी। फंडिंग के लिए इन लोगों ने क्या किया कि LTTE ने करीबन 5 किलोग्राम गोल्ड, सोना तमिलनाडु भिजवाया, और उस 5 किलोग्राम सोने को जब इसका पूरा कंसाइनमेंट मिला सेवर हसन को, तो उसने इस 5 किलोग्राम गोल्ड को बेचा, और उसको बेचने के बाद में 19.36 लाख रुपीज़, 19.36 लाख रुपए उसको यहाँ से मिले। और यही पूरा वो पैसा था जिसको इस ऑपरेशन वेडिंग, जिसको ये कहते थे, उसको उसके खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया, यूज़ किया गया। खैर, सेवर हसन ने इसके बाद तमिलनाडु में आने के बाद में काफ़ी सारे अपने सेफ हाउसेस बनाए। इतने सारे उसके तमिलनाडु के अंदर अलग अलग सेफ हाउस थे कि जब कभी उसको पता था कि इसके बाद जब रेकी होगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, उसे भागना पड़ेगा, तो उसने पहले से ही ये सारी चीज़ें सेट करके रखी थी। अलग अलग सेफ हाउस अलग अलग जगह पर बनाए, जहाँ से वो पहले असैसिनेशन के पहले पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करता था, सारे लोगों से यहीं पर मिलता था। राजीव गांधी जी के बारे में LTTE को और ख़ासकर सेवर हसन को ये पता था कि 91 के चुनाव आने वाले हैं, और इन चुनावों के लिए, इन जनरल इलेक्शन के कैंपेन के लिए तमिलनाडु ज़रूर आएंगे राजीव गांधी, और ख़ासकर तमिलनाडु के अंदर श्री पेरम्बदूर में ज़रूर पहुंचेंगे। श्री पेरम्बदूर की जो रैली थी, इलेक्शन रैली, उसको यहाँ इन्होंने टारगेट किया, क्योंकि इनकी डेट, इस रैली की डेट जो थी वो भी LTTE को पता चल चुकी थी। अब आप सब ये जानते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है तो उसमें बड़ा जो एक लीडर होता है, एक सबसे बड़ा लीडर है, या मान लीजिए जो स्टार कैंपेनर्स हैं, वो कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किस किस डेट पर किस शहर में होंगे, उनकी रैली के पहले ही अपडेट जो होते हैं वो उनकी पार्टी के द्वारा निकाल दिए जाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वहाँ पर पहुँच सके। तो ये जो काम था वो उस समय भी हुआ। कांग्रेस पार्टी ने ये बता दिया था पहले से ही कि 21 मई 1991 का वो दिन होगा, 21 मई 1991 का वो दिन होगा जब राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर की एक इलेक्शन रैली जो है उसको वहाँ पे रहेंगे, उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। यही तारीख थी जिसको फाइनल किया सेवर हसन ने, और ये मौका था उसके लिए टारगेट करने का भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उस समय लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन उस समय, श्री राजीव गांधी जी को। और इसी सारी प्लानिंग के बाद में आगे इन्होंने क्या क्या किया, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। किस तरह से एक फ़ोटोग्राफ़र को रखा गया, किस तरह से इसके बाद कई अलग अलग एक किचन में होल बनाकर वहाँ पे सामान छुपाया गया, तो ये सारी चीज़ें आगे पता चलेंगी। लेकिन ओवरऑल यहाँ तक जब प्लानिंग इनकी हो चुकी थी, 1 मई 1991 को सेवर हसन अपनी पूरी टीम के साथ में फाइनली तमिलनाडु पहुँच जाता है, श्री पेरम्बदूर के आसपास वहाँ रहने लगता है, जिससे कि वो डायरेक्टली चेस कर सके इस पूरे डेवलपमेंट को जो होने वाला है राजीव गांधी की रैली से पहले, और बाद में ये क्या करेगा इसकी पूरी प्लानिंग कर पाए। तो 1 मई 1991 का ये दिन था जब सेवर हसन अपनी टीम के साथ में तमिलनाडु पहुंच जाता है। तो अब ये दिन आता है 21 मई 1991 का। ये वो दिन था राजीव गांधी जी के लिए जब वो, उनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था। सुबह से ही वो देखा गया कि पहले उड़ीसा के कोस्टल एरियाज़ में पहुँचे, वहाँ पर जनसंपर्क किया, कैंपेनिंग की, भद्रक गए, अंगुल गए, गुनपुर गए, और यहाँ पर कैंपेनिंग के बाद में देखा गया विशाखापट्टनम पहुँचे। विशाखापट्टनम में यहाँ पे कांग्रेस नॉमिनी उमा गणपति राजू, उनके लिए रैली की, कैंपेनिंग की। दरअसल राजीव गांधी को हमेशा से पॉलिटिक्स में ऐसे देखा गया कि वो जो यंग कैंडिडेट्स हैं, जो यंग सपोर्टर्स हैं, उनका बड़ा सपोर्ट करते थे। एक तरह से वो चाहते थे कि जो यंग लोग हैं वो कांग्रेस के अंदर आगे आएँ, नए लोगों को मौका मिले, और इसी के तहत उमा गणपति राजू को टिकट दिलवाने के पीछे भी राजीव गांधी ने एक स्पेशल एक तरह से एफर्ट अपने किए थे। तो ये सारी चीज़ें देखी गई। खैर, इस कैंपेनिंग के बाद विशाखापट्टनम से अब सीधी उनको जो फ़्लाइट थी वो उनकी जाने वाली थी श्री पेरम्बदूर। श्री पेरम्बदूर की जो फ़्लाइट थी इसके लिए तैयारी लगातार चल रही थी, लेकिन सडनली ये पता चलता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि कुछ टेक्निकल स्नैक जो है वो आ गया है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, और उसकी वजह से ये जो फ़्लाइट है आज रात को हम इग्नोर करें इसको जाना श्री पेरम्बदूर, और अब नाइट हॉल्ट यहाँ पे किया जाएगा।
विशाखापट्टनम में, और उसके बाद अगले दिन जाया जाएगा श्रीपेरुम्बदूर, तमिलनाडु। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। राजीव गांधी के बारे में बताया जाता है कि जब उन्हें ये सब बातें पता चली तो इसके बाद वो सर्किट हाउस तक जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ ही रहे थे, लेकिन सडनली थोड़ी देर में उनके पास में एक कांस्टेबल भागता भागता आता है और कहता है कि सर फ़्लाइट जो है वो रेडी है, फ़्लाइट में जो भी दिक्कत आ रही थी उसको सही कर दिया गया है और अब आप जा सकते हैं। आज रात का ही प्लान जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, श्रीपेरुम्बदूर जाने के लिए अब आप रवाना हो सकते हैं। इसी के तहत राजीव गांधी यहाँ से रवाना होते हैं। अब जब राजीव गांधी यहाँ से रवाना हुए, इस समय तक इलेक्शन रैली जो थी, जो वो लोकेशन थी श्रीपेरुम्बदूर में, उस जगह पर सिवरसन अपनी टीम के साथ पहुँच चुका था। सिवरसन ने खुद को एक पत्रकार की वेशभूषा में डाला हुआ था। उसने एक हाथ में नोटपैड पकड़ा था, किताब पकड़ा हुआ था, पेन था, कपड़े का एक झोला था, बैग वो उसके पास में था, वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने हुए था। ये सारी चीज़ें पहनकर एक पत्रकार के वेशभूषा में एक तरह से यहाँ पे तैयार था अपने काम को अंजाम देने के लिए। और उसके साथ उसकी बाकी जो टीम थी वो भी थी। धनु जो थी यहाँ पे वो ऑरेंज और हरे कलर का जो सूट होता है, सलवार सूट, वो पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक चंदन की माला थी। तो ये लगातार यहाँ पे वेट कर रहे थे राजीव गांधी जी का। कि राजीव गांधी जब यहाँ पे पहुँचे तो ये देखा गया कि वहाँ पे उस लोकेशन पे ना ही कोई मेटल डिटेक्टर थे, जबकि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आने वाले हैं। चेकिंग जो थी, वो जो सुरक्षा व्यवस्था थी, माफ़ कीजिएगा, वो उतनी ज़्यादा खास यहाँ पे देखी नहीं गई। ना ही कोई मेटल डिटेक्टर थे, ना ही फ्रिस्किंग के लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी यहाँ पे थी कि चेक किया जा रहा लोगों को उस पोलिंग रैली के अंदर। सिवरसन धनु के साथ में उस पूरी भीड़ के अंदर कहीं खो गया, वो यहाँ पे उसमें मिल जाता है। अब सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात करें तो तमिलनाडु पुलिस के कई सारे कांस्टेबल यहाँ पे लगे हुए थे। उनमें से एक अनुसुईया नाम की एक कांस्टेबल भी थी, वो भी लगातार भीड़ को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस से भी कंट्रोल हो नहीं पा रही थी। राजीव गांधी करीबन रात के 10:12 के आसपास यहाँ पे पहुँच जाते हैं। रात का समय 10:12 लोकेशन पर पहुँचे, और लोकेशन पर पहुँचने के बाद ही, जिस तरह से आप हर समय कभी भी देखते होंगे इलेक्शन के टाइम पर, गाड़ी से निकलकर जो मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, वो भीड़ से मिलना शुरू करते हैं, हाथ जोड़कर उनकी मालाएं जो हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। सेम यही सीन जो था, सिनेरियो था, वो वहाँ भी था। तो श्रीपेरुम्बदूर की उस रैली में भी यही सिनेरियो था। राजीव गांधी अपनी गाड़ी से उतरे, भीड़ के साथ में फ्रीली मिक्स होते रहे। उनके उस समय पर जो पर्सनल सिक्योरिटी असिस्टेंट थे, प्रदीप गुप्ता जी, वो देख रहे थे कि भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है और बहुत ही ज़्यादा करीब आ रही है। तो इसकी वजह से वो भी क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अनुसुईया जो तमिलनाडु पुलिस की कांस्टेबल थी, वो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेगुलेट उस तरह से हो नहीं पा रही थी भीड़। इसी के बीच में रेड कार्पेट पर आगे चलते चलते लोग लगातार जो मालाएं पहना रहे थे, राजीव गांधी उनको पहनते। इसी बीच में उनको सामने खड़ी हुई एक लड़की दिखती है, स्कूल की ड्रेस में एक लड़की थी जिसका नाम था कोकिला। कोकिला दरअसल एक कविता गा रही थी, एक कविता बोल रही थी, और उसको सुनने के लिए राजीव गांधी वहाँ पर रुक जाते हैं। अचानक से वहाँ पे पीछे से सिवरसन धनु को इशारा करता है कि आप आगे जाओ, और यही सामने दिख रहा था एक तरह से कि एक तरफ एक फ़ोटोग्राफ़र है जो लगातार इस इवेंट के फ़ोटो ले रहा है, एक जर्नलिस्ट है सिवरसन जो लगातार लोगों को आगे कर रहा है, लिखता भी जा रहा है चीज़ें, रिएक्ट कर रहा है, एक तरह से एक्टिंग कर रहा है इस तरह की, और एक लड़की है जो कविता सुना रही है, और पास में एक महिला बहुत देर से खड़ी हुई है, ऑरेंज और हरे कलर का सूट पहनकर, अपने हाथ में चंदन की माला लिए राजीव गांधी जी को पहनाने के लिए। तो ये पूरा सिनेरियो था। इस पोएम को सुनते सुनते अचानक से जब सिवरसन धनु को इशारा करता है कि आगे जाओ, धनु आगे बढ़ती है और चंदन की जो माला थी वो पहनाने के बाद राजीव गांधी जी को रिस्पेक्टफुली नीचे झुकती है उनके पैर छूने के लिए। और जैसे ही वो नीचे झुकी, उसने अपनी वेस्ट पर बंधा हुआ आधी किलो से ज़्यादा एक्सप्लोसिव जो था, जो बारूद था, बटन दबाया, उसको डेटोनेट किया, और पल भर में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से उस समय पर 46 साल के राजीव गांधी जी और उनके साथ में 17 लोग इंक्लूडिंग धनु जो सुसाइड बॉम्बर थी, मौके पर ही इस धमाके में मर जाते हैं। तो अब जैसे ही ये धमाका हुआ, इसके बाद सिवरसन अपनी बची कुची टीम के साथ, जितने भी लोग बचे थे, उस केओस में भीड़ भाड़ के श्रीपेरुम्बदूर से बाहर निकल जाता है, वहाँ से भाग जाता है इस पूरी लोकेशन से। देश भर में हलचल थी। देश में जब पता चलता रहा लोगों को, तो लोग सब एकदम शॉक में थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। राजीव गांधी जी जो कि इलेक्शन के बाद हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाते एक बार फिर से, वो अब नहीं रहे हैं। धमाके में वो भी उनको इस तरह से असैसिनेट किया गया। और दूसरी चीज़, भारत के लिए सबसे बड़ा एक झटका था, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक पहली बार भारत में हो रहा था।
खैर एक इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई जाती है, उसके लीडरशिप, उसकी कमान संभाली DR कार्तिकेयन ने, एक बड़े ऑफिसर ने। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की जाती है। इस बीच में सिवारसन जो था वो तो इस पूरी साइड से, जो अटैकिंग साइड थी, वहाँ से निकल गया था श्रीपेरुम्बदूर में, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा सुराग था जो ये लोग छोड़ गए थे, और ये इन्हीं के इस पूरे प्लानिंग का हिस्सा था। सिवारसन ने जब ये प्लान पूरा बनाया था तब उसने सिर्फ इन लोगों को रिक्रूट नहीं किया था, उसने एक फ़ोटो जर्नलिस्ट को भी रिक्रूट किया था। वो फ़ोटो जर्नलिस्ट जो कि एक कैमरामैन था, वो लगातार फ़ोटोज़ ले रहा था अलग अलग एरिया के, उस इस पूरे अटैक को कवर करना ही उसका काम था। इस फोटोग्राफर का नाम था हरी बाबू। हरी बाबू एक फ़ोटो जर्नलिस्ट, वो भी इस अटैक में मारा गया, उसको जो धमाका हुआ उसमें वो भी मरा था। लेकिन हरी बाबू का जो कैमरा था 35 mm का शिनो कैमरा, तो ये शिनो कैमरा जो था वो वहाँ पे उस लोकेशन पर तब भी पड़ा हुआ था जब ये पूरा धमाका हो चुका था। SIT की टीम जब वहाँ पे पहुँची, जब पुलिस वहाँ पे पहुँची, तो उन्होंने इस सारी जो छानबीन थी उसमें इस कैमरे को भी अपने कब्जे में लिया, अपने उसके बाद इसकी जांच जो थी उसको आगे करने के लिए आगे बढ़ाया। ये जो कैमरा था एक बहुत ही बड़ा सॉलिड प्रूफ था पूरी SIT के लिए और पूरे इस केस के अंदर। दरअसल इस कैमरे के अंदर पूरे असैसिनेशन के अलग अलग फ़ोटोज़ थे, इंक्लूडिंग जितने ये अटैकर्स थे इन सब के फ़ोटोज़, ये जो पूरा स्क्वाड था अटैकर्स का, इनके फ़ोटोज़ भी थे। खासकर सिवारसन का एक पूरा पोर्टफोलियो शॉट था जहाँ वो इन लड़कियों के साथ में खड़ा हुआ है, धनु के साथ में खड़ा है, धनु माला लिए खड़ी हुई है, तो उसमें सिवारसन को साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन शुरुआत में एजेंसीज़ के लिए एक सवाल था कि आखिर एक कैमरा, इतना बड़ा एक प्रूफ यहाँ पे क्यों छोड़ेगी LTT। तो इसका जवाब ये था कि LTT दरअसल अपने जो नए कैडर है उसको मोटिवेट करने के लिए ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन करती थी। हर बार जब भी वो कोई अटैक करते थे, इसके लिए एक डेडिकेटेड यूनिट थी LTT के अंदर जिसको कहते थे निथार सनम। निथार सनम ये जो एक यूनिट थी ये डेडिकेटेडली काम करती थी। कोई भी फ़ोटोज़ जो होंगे, वीडियोज़ जो होंगे, उनको कौन कौन लेगा, किस तरह से किसी भी अटैक के फ़ोटो वीडियो लेकर अपने कैडर को दिखाया जाएगा जिससे वो मोटिवेट हो सकें। लेकिन यहाँ पे इस केस में यही LTT की सबसे बड़ी गलती थी। करीबन SIT ने इन्हीं फ़ोटोज़ के आधार पर, इसके बेसिस पर लोगों की छानबीन की, तहकीकात की गई, लोगों से क्वेश्चनिंग की गई, इंटेरोगेट किया गया, हर तरीके से इंटेरोगेट किया गया और बताया ये जाता है कि 2 महीने का करीबन समय निकला। सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप करके कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसमें मुरुगन, नलिनी, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। LTT के बाकी ऑपरेटिव्स को तमिलनाडु में, चेन्नई में गिरफ्तार किया गया। लेकिन सिवारसन जो था ये अब भी फरार था। सिवारसन का फ़ोटो हाथ में था लेकिन उसका और कोई सुराग नहीं मिल रहा था लगातार में। सिवारसन दरअसल क्या करता था कि तमिलनाडु में एक सेफ हाउस में जब वो छुपा तो उसके बाद वहाँ से दूसरे में पहुँचा, जो उसने लगातार सेफ हाउस अलग अलग बनाए थे, हर अलग अलग सेफ हाउस को चेंज करता रहा। यहाँ पूरे नेशन वाइड उसका हंट चल रहा था। लेकिन आप ये देखिए कि इतने उसके सेफ हाउस थे कि वो चेन्नई में एक सेफ हाउस से दूसरे, फिर तमिलनाडु में दूसरे, अलग अलग जगह पहुँच जाता था और उसके बाद ये चेंज करता रहा। इसके अलावा सिवारसन ने एक और चीज़ की थी, उसने 11 LTT के ऑपरेटिव्स को लिया और ऐसे लड़के थे ये जो उसी की तरह दिखते थे। उसने उन 11 लड़कों को अलग अलग वेशभूषा में ढाला। किसी को मंदिर का पंडित बना दिया, किसी को मस्जिद का मौलवी बना दिया, एक शख्स को सरदार बना दिया, उसको पगड़ी लगा दी, दूसरे को एक चर्च का प्रीस्ट बना दिया। तो ये इस तरह से उसने 11 अलग अलग लोगों को बांटा और उसके बाद में ये क्यों किया गया था, जिससे कि एजेंसीज़ को चकमा दे सके, उनको कंफ्यूज कर सके और इस बीच में कहीं ना कहीं मौका मिलते ही वो भाग जाए वापस श्रीलंका। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन कहते हैं ना कि ये जो बुरे काम का जो नतीजा है वो बुरा ही होगा और उसके बाद पकड़ा तो एक दिन अपराधी जाएगा ही जाएगा। तो हुआ क्या था कि SIT को एक शख्स है जिसको पकड़ लिया था, पहले उसको इंटेरोगेट किया जाता है, उससे एक सिवारसन के सेफ हाउस का पता चलता है। और ये सेफ हाउस जिसका एड्रेस था 158 मुथमिल नगर, कोडुंगयूर, चेन्नई। ये जो एड्रेस था, यहाँ पे सीधा जो एजेंसी की टीम थी वो पहुँच जाती हैं, अलग अलग फोर्सेस पहुँचती हैं, पुलिस पहुँचती है। इस सेफ हाउस के अंदर जब पूरी छानबीन की गई तब ये देखा कि वहाँ पे एक किचन थी और उस किचन के अंदर दरअसल इसी शख्स ने, जिसने इसका एड्रेस बताया था इस सेफ हाउस का, उसने ये कहा था कि जब जब मैं यहाँ पे रहता था तो सिवारसन किचन में जब जाता था तो वो मुझे घर से बाहर भेज देता था कमरे से, और उसके बाद आवाज़ ये आती थी कि वो किचन के अंदर टाइल्स जो हैं उनको हटा रहा है, कोई टाइल्स उसने वहाँ से हटाई हैं। तो अब जब ये बात पता थी, इस एड्रेस पर पहुँचने के बाद में सिवारसन के उस सीक्रेट हाइडआउट में जहाँ पर अब वो नहीं था, यहाँ से भाग चुका था, इस एड्रेस पे पहुंचने के बाद किचन में जाया जाता है और उस किचन में एक होल जो था वो वहाँ एजेंसीज़ को दिखता है। टाइल उसकी हटाई जाती है। उसके बाद में ये देखा गया कि यहाँ पे दरअसल सिवारसन अपनी 9mm पिस्टल रखता था
एक नोटबुक रखता था, एक तमिल इंग्लिश डिक्शनरी रखता था और 2 पॉकेट डायरीज रखता था। इसके साथ में एक फेक ग्लास आई भी रखता था, मतलब एक ग्लास की, कांच की फेक एक तरह से जो आँख होती है, क्योंकि उसकी एक आँख थी नहीं, तो वो जब भीड़ में निकलता था तो अपनी जो पहचान है, लोग उसको पहचाने ना, तो वो एक नकली आँख लगा के निकलता था। तो ये जो थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती थी। लेकिन जब एजेंसी यहाँ पे पहुँची है तो ये देखा गया कि सिर्फ नोटबुक डायरीज जो थी वो यहाँ से मिली, उसकी जो एक आँख है वो यहाँ से गायब है और साथ ही साथ 9mm की पिस्टल गायब है। एजेंसीज़ के हाथ में खैर एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पे ये थी कि ये सारी डायरीज़ और नोटबुक्स जो थी, वो डायरीज़ लिखता था लगातार, वो सब मिल चुकी थी। इन डायरीज़ में 22 दिन का करीबन रिकॉर्ड था जो पुलिस को मिला, 1 मई 1991 से 23 मई 1991 तक। यानी आप देखिए कि 2 दिन बाद भी, 21 मई को राजीव गांधी जी को असैसिनेट किया है और 2 दिन बाद तक की भी एंट्रीज थी जो कि सिवरसन ने लिखा हुआ था। यहाँ पे टेलीफोन नंबर्स थे, एड्रेसेस थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे, कोड नेम्स थे लोगों के, और एड्रेसेस जो थे इनसे ही यहाँ पे एसआईटी के लिए ये पूरा जो एक तरह से केस था वो ऑलमोस्ट सॉल्व होने की कगार पे आ चुका था। बस सिवरसन के पकड़े जाने की देर थी, और इसको पकड़े जाने के लिए भी ये जो डायरीज थी एक तरह से गोल्ड माइन साबित हुई थी यहाँ पे एजेंसी के लिए। खैर सिवरसन जो है, तमिलनाडु में जब उसके सारे सेफ हाउस यहाँ से ख़त्म हो गए थे, उसकी लगातार पुलिस छानबीन कर तो रही थी, लेकिन जब उसके तमिलनाडु के सारे सेफ हाउस ख़त्म हो गए तो उसने कुछ और अलग अलग जगह पर भी अपने सेफ हाउस बना के रखे थे। उसने क्या किया कि तमिलनाडु से वो एक वाटर टैंकर में, एक पानी के टैंकर में छुपकर, करीबन बताते हैं कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है ये तमिलनाडु से, चेन्नई से बेंगलोर का, वो सीधा एक टैंकर में छुपकर, वाटर टैंकर में चेन्नई से सीधा बेंगलोर पहुंच जाता है। और बेंगलोर के अंदर आप ये देखिए कि इस रास्ते में करीबन बताया जाता है कई चेक पॉइंट पड़े हैं, 8 से 10 करीबन चेक पॉइंट पड़े थे, कहीं पर पकड़ा नहीं गया, सीधा बेंगलोर पहुँच जाता है। और बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में, बाहरी इलाके में, कोन्ना कुंटे नाम से एक जगह है, वहाँ पे एक सिंगल स्टोरी घर था, वहाँ पे जाके सीधा छुप जाता है। ये उसका एक और अगला हाइड आउट था, यहाँ पे जाके छुपता है। इस समय तक उसके सिर पे 15 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया था। एजेंसीज लगातार उसको पकड़ने के लिए लगी हुई थी, और वो भी ये जानता था कि कहीं ना कहीं अब एजेंसीज मुझ तक पहुँच जाएंगी, क्योंकि अगर मेरी डायरीज हाथ लगी हैं उसके बाद में तो खेल ख़त्म है। तो खैर वो दिन फाइनली आता है, 19 अगस्त 1991 का वो दिन था, 2 से 3 महीने के दौरान में, 2 महीने के बाद ही 19 अगस्त 1991 का वो दिन सिवरसन के कोन्ना कुंटे के जो हाइड आउट था उसके बारे में पता चल जाता है पुलिस को। पुलिस की एसआईटी की टीम यहाँ पे पहुँचती है, इस घर को, इसका घेराव कर लेती है। अब सिवरसन जो था उसको पता था कि पुलिस बाहर है, मेरा जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है। उसके साथ यहाँ पे बाकी और 6 लोग भी थे जो एलटीटी के ऑपरेटिव थे, वो भी यहीं पर छुपे हुए थे बेंगलोर में, कोन्ना कुंटे के अंदर। तो ये जो जगह थी यहाँ पे सारे लोग छुपे थे, इसको पता था कि अब उसका चैप्टर जो है वो क्लोज होने वाला है। इन सभी के पास में साइनाइड के कैप्सूल्स थे इनके गले में लटके हुए, ये चाहते तो उसी समय पर खा के मर सकते थे। खुद सिवरसन जो था वो अगर चाहता तो उसी समय पर ये कैप्सूल खाकर मर सकता था, लेकिन उसके पास में उसकी वो 9mm की पिस्टल भी थी। खैर ये देखा गया कि 19 अगस्त को पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँची है, घर का घेराव किया, सिवरसन को सरेंडर करने के लिए कहा है। सिवरसन ये जानता था कि पुलिस जो है उसको ज़िंदा पकड़ना चाहती है, एजेंसी उसको ज़िंदा पकड़ना चाहती हैं। वो चाहता तो उस समय पर अपनी जान देकर खुदकुशी कर सकता था, लेकिन उसने करीबन 36 घंटे इंतज़ार किया, और 36 घंटे इंतज़ार करने के बाद वो उस पल का वेट कर रहा था कि जब ये जो एजेंसी वाले हैं, जो एसआईटी है, वो उस घर के अंदर एंटर करे। इस बीच में उसने एक एक ऑपरेटिव को कहा, एलटीटी के, कि अपने गले का साइनाइड कैप्सूल खाओ और जान दे दो। सभी लोगों ने ऐसा ही किया, एक एक करके सारे 6 के 6 ऑपरेटिव उस कमरे के अंदर ख़त्म होते गए, मरते गए, खुदकुशी करते गए। आखिरी बचा था सिवरसन। जैसे ही पुलिस ने अंदर एंटर किया है, उसने अपनी 9mm पिस्टल अपने सिर पर लगाई और ख़ुद को गोली मार ली। सिवरसन यहाँ पे ख़त्म हुआ, पुलिस के हाथ नहीं आया, और यहीं पे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। आयरॉनिकली एक चीज़ आप अगर देखें तो आप ये देखिए कि ये जो दिन था, क्योंकि अब एक दिन पूरा हो चुका था, 36 घंटे बीत चुके थे, तो ये दिन लग चुका था 20 अगस्त 1991 का, और ये वही सेम दिन था जब राजीव गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता था, जिस दिन राजीव गांधी जी का जन्म भी हुआ था, 20 अगस्त के दिन ही। तो ये सेम दिन था जिस दिन सिवरसन ख़त्म हुआ, राजीव गांधी जी को मारने वाला, वो राजीव गांधी जी के जन्मदिन के दिन ही उसका अंत हुआ। इस हाइड आउट में इसके बाद पुलिस की टीम ने 6 और लाशें जो थीं उनको देखा। ये सारे ही उसके साथी थे, सिवरसन के एलटीटी के ऑपरेटिव्स थे, अपने गले में लटके हुए साइनाइड कैप्सूल्स खा कर ख़त्म हुए थे। और फाइनली इस तरह से सिवरसन का जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, राजीव गांधी जी की हत्या ना सिर्फ भारत के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी,
बल्कि एलटीटी के लिए भी इसके बाद ये एलटीटी का एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से एलटीटी का जो भारत के अंदर जितना नेटवर्क था वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका था। श्रीलंका के अंदर भी ये देखा गया कि उसको जल्दी ही ख़त्म किया गया, वो वहाँ पे तक ही सीमित रह चुका था। भारत में इसके बाद एलटीटी ने कभी भी आँख उठा के यहाँ पे देखा नहीं, जब उसके धीरे धीरे सारे ऑपरेटिव्स को हमने ख़त्म किया है। एसआईटी ने जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें एलटीटी के पूरे नेटवर्क को इस तरह से एक्सपोज किया कि सारे ऑपरेटिव्स को पकड़ा, उनको सज़ा दी। इनमें से एक नलिनी, जो जिसका पहले भी जिक्र हुआ था, नलिनी को पकड़ा गया इस केस में जो शामिल थी। उसको डेथ सेंटेंस हुई थी पहले, बाद में उसको उसकी सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया गया था। फाइनल बाद में देखा गया कि वो रिहा भी हुई है अभी अपनी सज़ा पूरी करके। लेकिन सिवर हसन दोस्तों एक बेहद चालाक, बेहद रूथलेस ऑपरेटिव एलटीटी का, जिसके बारे में कहा जाता है कि ओटारी कन्नन उसको कहा जाता था। एक आँख थी उसकी, 11 उसने अपने अलग अलग हमशक्ल्स को बना के पुलिस को चकमा दिया। इस शख्स ने भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप को अगर देखा जाए तो हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। तो ये थी आज कहानी वन आइड जैक सिवर हसन की, राजीव गांधी असैसिनेशन केस की। एक हाल ही में सीरीज़ आई है द हंट करके, तो दी हंट जो है वो बहुत ही शानदार सीरीज़, एक बार देखिएगा अगर आप लोगों को भी टाइम मिले, समय मिले। दोस्तों और कौन से एपिसोड हैं जो आप चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वेस्ट है, आप बताइएगा। अगले एपिसोड में हम एक बार फिर से मिलेंगे, कुछ ऐसी ही कहानी, कुछ ऐसे किस्से लेकर। इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहाँ पे हम बातचीत करेंगे, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहेगा। टेलीग्राम पर जो चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।